हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। हम लोग जून 2025 के करंट अफेयर्स पे जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उनको देख रहे हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 67 क्वेश्चन कवर किए थे। इस पार्ट में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड है, ये देखिए माइलस्टोन इस तरफ है और कंपनी, किस कंपनी ने वो माइलस्टोन अचीव किया, उससे आपको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला ये है, इंडिया फर्स्ट $30 बिलियन ब्रांड। पहला इंडिया का जो $30 बिलियन का जो ब्रांड बन चुका है, ठीक है, ये कौन बना है? टाटा ग्रुप बना है। बिल्कुल सही है ये। स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया? बजाज अलायंस ने लॉन्च किया। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का मतलब ये है कि हर स्टेट का जो डिजीज बर्डन है उस बेसिस पे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बनाया है इन लोगों ने। ये करने वाला पहला स्टेट कौन, पहला कंपनी कौन बन गई? बजाज अलायंस बन गई है। आई क्यूब लॉन्च इन इंडोनेशियन मार्केट, किसने लॉन्च किया इसको? हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया। बिल्कुल गलत है ये। इसको लॉन्च किया था टीवीएस मोटर की इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका नाम है आई क्यूब। इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च करने वाली टीवीएस मोटर ये पहली कंपनी बन गई है जिसने अपना आई क्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया यहाँ पे। इंडिया फर्स्ट एनबीएफसी, पहली एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन मैरीटाइम सेक्टर में कौन सी ऐसी बन गई है जो मैरीटाइम सेक्टर में ऑपरेट कर रही है? वो है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा, तो उसी को फाइनेंस करने के लिए कॉर्पोरेशन बनाया गया, तो ये पहली बन गई है। ठीक, तो इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे कोप के सेशन दिए और वेन्यू आपको मैच करना है उसमें। ठीक है, देखो सिंपल सी बात यह है, जो कोप 27 हुआ था, ठीक है, कोप 27 जो 2022 में हुआ था, ये हुआ था आपका थोड़ा अजीब सा बन गया ये हुआ था आपका शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था 2022 में। ठीक है, उसके बाद कोप 28, ठीक है, कोप 28 जो हुआ है वो हुआ था दुबई में, यूएई में। फिर कोप 29 जो है, कोप 29 जो है ये आपका हुआ था बाकू अजरबैजान में। और कोप 30 जो होगा इस साल जो होगा वो होगा आपका बेलम ब्राजील में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में आया है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। अगर इतनी इंपॉर्टेंट कोई इवेंट है, जैसे यूएनएफसीसी का जो कोप होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर साल होता है एक बार, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए पिछले 1-2 साल में वो कहाँ हुआ था और अगले साल कहाँ होने वाला है। ठीक, और इस क्वेश्चन में लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हिंट होता है। अगर आपको इतना भी पता होता ना कि इस साल का कोप कहाँ होने वाला है, बेलम ब्राजील में, तो आप सीधे सीधे वहां से कर सकते थे कि कोप 30 बेलम ब्राजील। देखिए D1 सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में नहीं है, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी जून में 2 नए रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए इंडिया में। रामसर लिस्ट में जिनको ऐड किया गया वो उनके नाम है खीचन और मेनार। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये दोनों कहाँ पे, किस स्टेट में लाई करते हैं? एक्चुअली ये दोनों राजस्थान में लाई करते हैं। इसके साथ साथ अब एक बात आपको भी बताना चाहिए, इंडिया में टोटल अब ये आपके रामसर साइट कितने हो गए? 91 हो गए। ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम सबसे ज्यादा रामसर साइट किस कंट्री में है? तो यूनाइटेड किंगडम है। इंडिया में 3rd नंबर पे है। ठीक है, और एशिया में लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर स्टेट की बात करो तो स्टेट में कौन है? तमिलनाडु है, जहां पर सबसे ज्यादा रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 साइट्स हैं एज ऑफ जून 2025 की डेटा है ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर एज कंट्रीज लेपर्ड कैपिटल। ठीक है, ये एक्चुअली पिछले साल तक मुंबई था, इस साल बेंगलुरु बन गया है। ये एक सर्वे कराया था इसने हॉलमेटी नेचुरल फाउंडेशन ने कराया था। तो इसने ये पाया कि जो बैंगलोर के आसपास, ये पिक्चर्स देखो ज्यादा क्लियर हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, तो सिटी के आसपास का जो पेरिफेरल एरिया होता है ना, ये आसपास का, ये मान लो बैंगलोर सिटी है तो उसके आसपास का जो पेरिफेरल एरिया है वहां पे जंगल है। ठीक, इन जंगलों में सबसे ज्यादा, अगर किसी सिटी में अगर किसी भी सिटी की आप बात करो तो उसके पेरिफेरी में जो जंगल है उनमें अगर सबसे ज्यादा लेपर्ड पाए जा रहे हैं तो वो बैंगलोर में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लेपर्ड कैपिटल डिक्लेयर किया गया। तो ये कौन सा सिटी हो गया? बैंगलोर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, रामसर साइट पे फिर से क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें यह है कि आपको 2 स्टेट में बताना है कौन सा सही। इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन द वर्ल्ड। देखो मैंने आपको पहले बताया सबसे ज्यादा यूके में है, फिर उसके बाद मैक्सिको में है, फिर उसके बाद इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स अमंग ऑल इंडियन स्टेट। गलत है, मैंने बताया आपको था तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। अच्छा, केरला हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है।
Kerala has been ranked as the top performing state in managing national park and protected areas in the 2020-25 cycle. ठीक है, ये एक्चुअली एक सर्वे कराया, वो एक रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। उसमें केरला को टॉप परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा मिला है, जो कि अपने नेशनल पार्क और प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं ना, प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या होते हैं, नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। तो जो कौन सा स्टेट ऐसा है जो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को सबसे अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, वो है केरला। तो ये बात एकदम सही है। 2020 से 25 वाली जो साइकिल थी उसमें इसको रिकॉग्नाइज किया गया केरला को। अब अगली बात ये देखो, ये बात तो एकदम सही है। अब रीजन देखो, क्या ये रीजन जो है ये इसको सब्सटेंशिएट कर रहा है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला स्कोर्ड द हाईएस्ट अमंग ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। ये बात देखो गलत है, साइलेंट वैली नहीं है, वो एक्चुअली इराविकुलम नेशनल पार्क है। इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो अगर पूरे इंडिया में अगर बात करो तो सबसे अच्छी स्कोर किसको मिला, सबसे अच्छा स्कोर किसको मिला है, वो इराविकुलम नेशनल पार्क को मिला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ये। इराविकुलम एक्चुअली नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है, नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट में मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे है, एक्चुअली अभी 50 साल इस प्रोजेक्ट के पूरे हुए हैं, इसीलिए ये प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन द ईयर 1975। बिल्कुल सही बात है, 50 साल पूरे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है 1975 में लॉन्च हुआ होगा। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम भितरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड इन उड़ीसा। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ये सही फैक्ट है। यहाँ से ही क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था भितरकनिका नेशनल पार्क में। ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे क्रोकोडाइल को कंजर्व किया जाता है। इंडिया में 3 टाइप की क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, ठीक है, एक मगर क्रोकोडाइल, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एक घड़ियाल। और ये तीनों के तीनों उड़ीसा इकलौता ऐसा राज्य जहाँ पे तीनों के तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, इतने फैक्ट आपको इसमें पता होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पे अभी इसको सेटअप किया जा रहा है, कहाँ पे सेटअप किया गया, ये यहाँ पे न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया इसको। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं ना, जो आप के लैपटॉप से, स्मार्टफोन से, इन सबसे जो वेस्ट जनरेट होता है, एक बार आपने डिस्कार्ड कर दिया तो उसमें ये लोग रिसाइकिल करेंगे उस वेस्ट को। रिसाइकिल का मतलब ये होगा कि उसमें से जो भी पार्ट ऐसा होगा जो कि दोबारा रीयूज किया जा सकता है उसको अलग किया जाएगा, और फिर बाकी जो ऐसा पार्ट है जो किसी काम करे उसको फिर उसको एक तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क होता है। ये डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ ई वेस्ट के लिए, रिसाइकलिंग के लिए एक ऐसा पार्क पहला कहाँ पे बनाया जा रहा है, न्यू दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो इंटरपोल की कलर कोडेड नोटिस होती है कई सारी, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी था इसको भी जब हम लोग मंथली मैगजीन देख रहे थे, जून महीने का जब मंथली मैगजीन देख रहे थे उसमें डिटेल मैंने आपको कलर कोडेड नोटिस के बारे में बताया था। रेड नोटिस होती है, येलो नोटिस होती है, ब्लू नोटिस होती है, सिल्वर नोटिस होती है। एक्चुअली देखो इंटरपोल अपने आप में कोई पुलिस एजेंसी नहीं है, उनके पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है, वो एक तरीके से अलग अलग कंट्रीज की जो पुलिस है, जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है हर एक कंट्री की, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन प्रमोट करने के लिए ये इंटरपोल काम करता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको यहाँ मैच करना है, यहाँ पे कई सारे नोटिस हैं। देखो सिल्वर नोटिस लेटेस्ट वाला है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये सिल्वर नोटिस किस काम के लिए होता है। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर रहे हो और आपने ये सारी ना भी पता होता और सिल्वर नोटिस बस आपको पता होता तो भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते थे, क्योंकि जो सिल्वर नोटिस होता है वो इसके लिए होता है, टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन एसेट्स ऑफ फ्यूजिटिव अक्रॉस बॉर्डर। ठीक है, जो भी फ्यूजिटिव जो भगोड़े हैं, अगर वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भाग के गए हैं तो उनके एसेट पे, उनका जो भी वहां पे एसेट होगा ना उस कंट्री में, उस पे इंफॉर्मेशन के लिए इंटरपोल ये नोटिस जारी कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक ऐसा भगोड़ा है जो इंडिया से भाग के फ्रांस चला गया, यहाँ सेटल हो गया। इंडिया क्या करेगी, इंटरपोल के पास जाके इस बात के लिए बोलेगी भाई आप एक सिल्वर नोटिस जारी कर दो, ताकि जो फ्रांस है, एक बार इंडिया बोलेगी इंटरपोल को कि आप सिल्वर नोटिस जारी करिए। अगर इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी कर दिया तो उसके बाद फ्रांस जो है वो कॉपरेट कर सकती है इंडिया के साथ कि ठीक है इस बंदे पे सिल्वर नोटिस जारी है, तो इसके बारे में जो फाइनेंशियल इसके एसेट है ना फ्रांस में, उस पर डेटा हम लोग शेयर करेंगे इंडिया के साथ। तो इस तरीके से काम करता है। ठीक, इतना भी अगर आपको पता होता तो ये बात हो जाती। एटलीस्ट आप पेपर से पहले सिल्वर नोटिस, क्योंकि न्यूज में अभी नया नया लॉन्च किया है इंटरपोल ने, इसलिए आपको सिल्वर नोटिस के बारे में एक पता होना चाहिए। और दूसरा रेड नोटिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है वांटेड पर्सन के लिए। ठीक है, वांटेड पर्सन के लिए रेड नोटिस जारी किया था। तो इतना भी याद कर लो, सारे याद करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे 1-2 याद कर लो काम बन जाता है। तो वांटेड पर्सन के लिए रेड नोटिस होता है, इतना देखोगे तो देखो A2 से भी आपकी बात बन जाती है। A2 सिर्फ इस ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच कंपनी रिसेंटली बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बाय क्रॉसिंग 50 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट खबर है। इंडिया की सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने वाली कंपनी कौन सी बनी है, जिसने अभी अभी 15 गीगावाट्स का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी ना, इतना मतलब इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी बन चुकी है 15 गीगावाट तक। तो ये कौन सी कंपनी है? ये आपकी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इंडिया हैज इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन जूट इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश इन जून 2025। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया ने अभी बांग्लादेश, एक्चुअली देखो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में जूट काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इंपोर्ट भी दोनों करते हैं। ठीक है, इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया ही है और सेकंड नंबर पर बांग्लादेश है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, हो क्या रहा था, क्योंकि अभी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन भी अच्छे नहीं है। दूसरा ये एक चीज ये देखी गई कि जो बांग्लादेश है ना, वो अपने इंपोर्ट को, अपने एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहा है। ठीक है, सब्सिडाइज कर रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, उनके जो ये एक्सपोर्ट होते हैं वो बहुत सस्ते हो जा रहे हैं। इसलिए इंडियन मार्केट में पता चल रहा है कि लोग इंडियन जूट खरीदने की जगह बांग्लादेशी जूट खरीद रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए इंडिया ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जूट इंपोर्ट पे बांग्लादेश से। ठीक, और ये बात तो एकदम सही हो गई। अच्छा, दूसरी बात देखो, ये कह रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड बांग्लादेश द सेकंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर ग्लोबली विच अलाउज बोथ नेशन टू फ्रीली ट्रेड इन जूट। अब एक बात ये देखो, दोनों ये बात ये कह रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट है और बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट है, इस वजह से दोनों फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि लार्जेस्ट इंडिया है, बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट है और दोनों आपस में फ्रीली ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये चीज इसको एक्सप्लेन कर रही है? एक्सप्लेन तो कहीं से नहीं कर रही है ना, कि ये इस वजह से इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इस वजह से इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ये कहीं से लॉजिक बन रहा है? नहीं बन रहा है। इस वजह से क्या है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को दोनों एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मतलब रीजन एसेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following has been declared as India's first butterfly century? देखो इस टाइप की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। पहला बटरफ्लाई सेंचुरी इंडिया का। ठीक है, मतलब यहाँ पे बटरफ्लाई को कंजर्व, स्पेसिफिकली बटरफ्लाई को कंजर्व किया जाएगा। ऐसा किसको डिक्लेयर किया गया है? ये क्या है, अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में, इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है, AAIB। ये न्यूज में चल रहा था क्योंकि आपको पता होगा अभी जो अहमदाबाद से लंदन जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट जा रही थी वो क्रैश हो गई थी, जिसमें 260 के राउंड लोग मर भी गए थे। तो इसी वजह से इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन बॉडी है कि भाई वो क्यों हुआ था, एयरक्राफ्ट क्रैश क्यों हुआ था, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये बॉडी है। इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी। देखो पहली चीज ये हो गई गलत, ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट रूल 2017 के अंतर्गत बनाई गई है। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। इट वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू इन्वेस्टिगेट सिविल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट। देखो ये तो सही है, सिविल एयरक्राफ्ट, ठीक है, सिविलियन एयरक्राफ्ट जो होंगे उसके एक्सीडेंट को ये इन्वेस्टिगेट तो करेगी, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आती है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है। ठीक है, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया के अंदर जो भी सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं उनको देखती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिविल एविएशन है, क्योंकि ये सिविलियन एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो डेडिकेटेड बॉडी है सिविल एविएशन के लिए, वो इसको देखती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा ऊपर चला गया। ओके, वही एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो क्रैश हुआ है 19 जून 2025 में, उसके ऊपर दो स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, द एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व इन द क्रैश वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय एयरबस। गलत है, ये जो एयरक्राफ्ट था ना, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, ठीक है, पहली बात तो इसको ऑपरेट एयरलाइन कौन सी थी जिसको ऑपरेट कर रही थी, वो थी एयर इंडिया। ठीक, एयर इंडिया थी, ये नाम में ही यहाँ पे दिया हुआ है। एयर इंडिया को उस समय कौन ओन करता है? टाटा ग्रुप को ओन करती है। ठीक है, ये सब फैक्ट आपको, अरे यार एक मिनट, टाटा ग्रुप, ये सब फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो एयरक्राफ्ट था जो डैमेज हुआ है वो मैन्युफैक्चर किसने किया है? वो एयरबस ने नहीं किया है। एयरबस यूरोपियन कंपनी है, उसको मैन्युफैक्चर किया है बोइंग ने। ठीक है, बोइंग, और एग्जैक्टली उसका नाम क्या था? ये नाम था उसका, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट था। वो काफी सेफ इसको एयरक्राफ्ट बताया जाता था, क्योंकि हाई एंड टेक्नोलॉजी इसमें यूज है, लेकिन उसके बाद भी क्रैश हुआ है। तो ये सब फैक्ट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सेकंड बात ये है, एयर इंडिया इज करंटली ओन्ड बाय टाटा ग्रुप, ये बात एकदम सही है। टाटा ग्रुप ने इसीलिए अभी कंपनसेशन भी अनाउंस किया था जो लोग मरे हैं उनकी फैमिली को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी, 2 बी। नेक्स्ट देखते हैं,
इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर, अभी ये कहाँ पे, किस हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे इसको ये मतलब बन रहा है, ठीक है, कौन से नेशनल हाईवे पे ये बन रहा है। देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ ओवरपास, अंडरपास ओवरपास, ये सब पता होगा ना। ओवर अंडरपास क्या हुआ, हाईवे के नीचे से जाएगा, ओवरपास का मतलब क्या है, हाईवे के ऊपर जाएगा। ये देखो पिक्चर में देखो थोड़ा क्लियर हो रहा है, ये नीचे हाईवे जा रहा है, उसके ऊपर ओवरपास, इस तरफ जंगल उस तरफ जंगल, ठीक है। तो एक तरीके ऐसे समझो, दो तरफ जंगल है, नीचे से हाईवे जा रहा है, उसके ऊपर से इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इन दो जंगलों को कनेक्ट। कॉरिडोर यही तो होते हैं ना, जो भी कॉरिडोर बनाए जाते हैं ऐसे बनाए जाते हैं ताकि एनिमल्स का सेफ मूवमेंट हो सके, ठीक है। उनके जो हैबिटेट है वो फ्रेगमेंटेड ना रहे, वो मूव करें एक जगह से दूसरी जगह जाके, उससे क्या होगा, जीन पूल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। और तो इस वजह से ये क्या है, कॉरिडोर ये बनाया गया है इसके ऊपर, यहाँ पिक्चर में एकदम क्लियर है। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस हाईवे के ऊपर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। इतनी बात आपको इसमें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following statement is not correct regarding black box used in aircraft? देखो ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन में जो क्यों हुआ है वो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन, सारा डेटा ब्लैक बॉक्स में ही स्टोर होता है। ब्लैक बॉक्स में एक्चुअली डिजिटल फ्लाइट डेटा, दो कंपोनेंट होते हैं ब्लैक बॉक्स के। तो पहली बात तो ये देखो, उसका कलर ब्लैक नहीं होता, ऑरेंज होता है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। वो क्या करेगा, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का काम ये होता है कि वो टेक्निकल पैरामीटर्स देखता है, कि उसमें ये टेक्निकल पैरामीटर स्टोर होते हैं कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय एयरक्राफ्ट किस हाइट पे फ्लाई कर रहा था, कितनी स्पीड से फ्लाई कर रहा था, ठीक है, ये सब बातें उसमें स्टोर रहती हैं, ठीक। और दूसरा होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है उसके अंदर। इस कंपोनेंट का क्या काम होता है, ये जो पायलट आपस में, एक होता है पायलट, एक होता है को पायलट, ठीक। तो ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है ना, उस समय इन लोगों ने मे डे वगैरह अनाउंस किया होगा, और क्यों बोला होगा, आपस में कुछ इंटरेक्ट कर रहे होंगे कि यार ये दिक्कत आ रही है हमें, तो ये सब डेटा इसमें स्टोर रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लैक बॉक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आपसे पूछा है इसमें से नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। इट इज ब्राइट ऑरेंज इन कलर टू हेल्प इजी आइडेंटिफिकेशन आफ्टर क्रैश, बिल्कुल सही बात है। इतना भड़कीला कलर होगा तभी ये होगा ना, जब वहां पे एकदम जली हुई चीजें रहेंगी। अब काले कलर का हो तो ऑब्वियस बात है, जली हुई चीजों मलबे में कहाँ मिलेगा ये, तो इस कलर का रहेगा तो अलग से दिखाई देगा। इट इज यूजुअली प्लेस्ड इन द नोज सेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये नोज सेक्शन में क्यों होगा, ये अगर मान लो एयरक्राफ्ट है, ये होता है नोज सेक्शन, ठीक है, ये मिडिल सेक्शन है और ये टेल सेक्शन है। ये सेक्शन सबसे ज्यादा डैमेज होता है एयरक्राफ्ट जब भी कभी क्रैश होता है, और ये सेक्शन भी ठीक ठाक डैमेज होता है, लेकिन जो पीछे का सेक्शन होता है टेल सेक्शन, ये सबसे कम डैमेज होता है, इसीलिए ये पीछे के सेक्शन में इसको प्लेस किया जाता है। तो ये चीज जो है ये भी सही हो गई। इट इज मेड ऑफ क्रैश एंड हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, बिल्कुल सही बात है ना, क्रैश और हीट रेजिस्टेंट, नहीं ये, अरे ये गलत हो गया ना, नो सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, टेल सेक्शन। इट इज मेड ऑफ क्रैश एंड हीट रेजिस्टेंट, बट आंसर तो आ चुका है, फिर भी देख लेते हैं। इट इज मेड ऑफ क्रैश एंड हीट रेजिस्टेंट, भाई बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है, दिमाग हल्का सा लगाओ समझ में आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। क्रैश रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट होगा तभी तो वो जब एयरक्राफ्ट क्रैश करेगा तो बहुत ज्यादा जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, आग लगती है ना उसमें, और उसके साथ वो क्रैश हो रहा है, बहुत स्पीड में क्रैश हो रहा है, तो क्रैश रेजिस्टेंट भी होना चाहिए उसको, वरना टूट फूट जाएगा वो। तो ये बात एकदम सही। द डेटा रिकॉर्डेड इन इट इज क्रूशियल फॉर एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन, जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following statement is not correct regarding Axiom 4 मिशन, ठीक है, Axiom 4 मिशन काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, इस बार पेपर में आने के, इससे एक नया क्वेश्चन तो 100% आना है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में आप देख के जाना चीजें, वो मेंशन है नीचे। Axiom 4 मिशन में एक्चुअली जो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, एक्सियोम स्पेस ने किया था, ठीक है, स्पेस एक्स और नासा ने इनको हेल्प किया था इस मिशन में। ये एक्चुअली प्राइवेट मिशन था, जहां पे 4 एस्ट्रोनॉट्स को ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाया गया था, ठीक है। तो अब इसमें पहली बात ये, एक्सियोम 4 वाज फोर्थ प्राइवेट, अब नाम में ये ना फोर्थ है, एक्सियोम 4 तो फोर्थ तो होगा ना, नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले गए थे इनको, यहाँ पे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था। शुभांशु शुक्ला बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस, गलत है ना ये नहीं है, ये सतीश शर्मा थे, ठीक है, पहले इंडियन जो थे वो सतीश शर्मा थे, सेकंड इंडियन बन गए। एक्सियोम 4 वाज लॉन्च ऑन 25 जून 2025 यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट, बिल्कुल सही बात है, फैल्कन 9 रॉकेट यूज किया गया था इनको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था ये कैनेडी स्पेस स्टेशन से, और 26 जून को इन्होंने डॉक किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब ये 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच गए थे। द मिशन वाज ऑर्गेनाइज ज्वाइंटली बाय नासा, एक्सियोम स्पेस एंड स्पेस एक्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तीनों ने ज्वाइंटली किया था। मेन मिशन ये लेकिन किसका था, एक्सियोम स्पेस का था, ठीक। ये सब बातें नीचे लिखी हैं तो इसको आप एक बार देख सकते हो।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्सियोम 4 अलॉन्ग विद शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इसमें आपको बताना कौन सा नहीं है, तो इसमें ये नहीं थे, इनके देखो नाम यहाँ दिए हुए हैं, दो के नाम आप 100% याद करके जाना। इस पूरे मिशन का कमांडर कौन था, ये पैगी विटसन यूएसए के थे, ये कमांडर थे, और पायलट कौन था, शुभांशु शुक्ला पायलट थे इसके। ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट था ना, जैसे रॉकेट था, रॉकेट ऑर्बिट तक ले जाएगा ऊपर तक, ठीक, रॉकेट के ऊपर स्पेस क्राफ्ट लगा हुआ था। ठीक है, एक बार वहां पहुंच गए, फिर स्पेस क्राफ्ट से होते हुए लोग आईएसएस गए होंगे। ठीक, तो ये जो स्पेस क्राफ्ट था इसके पायलट कौन थे, शुभांशु शुक्ला थे। और ये इंडिया के आगे जो गगनयान मिशन जो इंडिया लॉन्च करेगा उसके लिए काफी क्रिटिकल भी है ये चीज। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस होस्टेड इसरोज फर्स्ट मॉडल रॉकेट लॉन्च विद अ स्टूडेंट डिजाइन पेलोड। ठीक है, ये किसने लॉन्च की, ये कहां से हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में इसरो ने क्या किया था, फर्स्ट मॉडल रॉकेट लॉन्च विद अ स्टूडेंट डिजाइन पेलोड। ठीक है, एक मॉडल रॉकेट लॉन्च किया था जिसमें कि स्टूडेंट पेलोड था। ठीक है, रॉकेट ये हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे पेलोड था जो स्टूडेंट पेलोड था। ठीक, ये कुशीनगर में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी इंडिया ने अपनी फर्स्ट जीन एडिटेड शीप जो थी वो बनाई थी। ठीक है, पहली जीन एडिटेड शीप इंडिया में बनी है, किसने बनाई थी, एसक्यूएसटी यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने बनाई थी। ये देखो नाम यहाँ पे मेंशन है, इसने बनाई थी। ठीक, और इसको जीन एडिटेड शीप बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो थी क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। इसीलिए क्रिस्पर कैस9 पे हमने ये क्वेश्चन बनाया है। देखिए, CRISPR-Cas9 can be used to correct genetic disorder by editing faulty DNA in human cell। बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है, CRISPR-Cas9 से यही क्या आता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर अगर किसी के अंदर है, जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह किसी को है, तो उस केस में क्या करेगा, ये जो फॉल्टी जो डीएनए होगा ना, उसको वहां से हटा के उसकी जगह एक फंक्शनल डीएनए लगा देगा वहां पे। ठीक है, फॉल्टी डीएनए को निकाल के सेल में से उसकी जगह पे एक फंक्शनल डीएनए लगा देगा वहां पे। ये इस काम के लिए CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी यूज होता है। अब इसमें ये बोल रहा है, रीजन देखो, क्रिस्पर जो होता है, CRISPR-Cas9 जो क्रिस्पर होता है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। इसका काम ही है कि एक तरीके से फॉल्टी जीन को आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे है वो फॉल्टी जीन। ठीक है, जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पे ये फॉल्टी जीन है, तो इसने आइडेंटिफाई किया। और Cas9 क्या करता है, ये एक सीजर की तरह काम करता है, और ये क्या करेगा, यहाँ से इसको काट देगा, इस जीन को यहाँ से काटेगा और इसकी जगह पे वो एक फंक्शनल जीन लगा देगा। ठीक, तो ये काम होता है Cas9 का। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following automobile companies recently made headlines by successfully testing a reusable rocket, marking its entry into space technology? देखो ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने अक्सर देखा होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन दो कंपनी के नाम देखे होंगे, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ये जेफ बेजोस की कंपनी है, और सॉरी ये ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी है, अमेजन के जो फाउंडर हैं। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है। ये सब प्राइवेट स्पेस में अगर आप देखोगे, प्राइवेट सेक्टर जो है स्पेस में जो डोमिनेट कर रहा है, उसमें ये दोनों काफी डोमिनेट करते हैं। होंडा जो कंपनी है, इसका आंसर एक्चुअली होंडा है। होंडा जो कंपनी है वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, होंडा की स्कूटर और होंडा की गाड़ियां वगैरह आती है ना, स्कूटर कह रहा हूँ, बाइक वगैरह आती हैं वो सब, तो उसमें ये जापानीज कंपनी जो इसमें अभी तक काम करी थी। लेकिन रिसेंटली इन्होंने भी क्या किया, स्पेस सेक्टर में घुस रहे हैं। कैसे घुस रहे हैं, इन्होंने अभी टेस्ट किया, रीयूजेबल रॉकेट एक यूज किया है। ठीक है, जो ऐसा रॉकेट जो पेलोड को ऊपर ले जाएगा, फिर पेलोड उससे डिटैच हो जाएगा और रॉकेट सेफली वापस आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, रॉकेट एक बार उसने पेलोड को ऊपर तक ले गया, उसके बाद वो नीचे ऐसे गिरता है कि इम्पैक्ट सा गिरता है कि वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। लेकिन रीयूजेबल रॉकेट में ऐसा नहीं होता, उसको आप बार बार यूज कर सकते हो क्योंकि सेफली लैंड होता है वापस। ठीक है, तो ये काम करने वाली होंडा अब एक कंपनी एक और बन गई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली लेनाकापवीर was approved by US FDA for the prevention of which disease? ठीक है, ये एक्चुअली HIV एड्स की प्रिवेंशन के लिए ये इसको अप्रूव किया था। ये बनाया किसने था, गिलीड साइंस ने बनाया था। इसकी खास बात यह है कि नॉर्मली HIV एड्स की जो मेडिकेशन होता है ना, उसमें डेली आपको दवाएं लेनी पड़ती हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि साल में बस 2 बार इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इसमें साल में 2 बार आप इंजेक्शन लो और इससे फिर HIV एड्स ठीक होता है इसमें। ठीक है, तो ये इसकी खासियत थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, ठीक है, ये अभी अनाउंस हुआ है। तो ये कहाँ पे ये सेटअप होगा, ये अमरावती में सेटअप होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक, अमरावती में होगा, आंध्र प्रदेश में है, 2026 में। इट एम्स टू सपोर्ट रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ क्वांटम। भाई बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, यही करेगा ना भाई। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इसी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे ही होगा। तो ये भी एकदम सही है, दोनों आंसर इसके सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What was the name of Singapore flag
कंटेनर शिप दैट कॉट फायर नियर द कोची कोस्ट इन जून 2025। ठीक है, एक सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था इस कंटेनर शिप पे। ठीक है, कंटेनर शिप थी, उसमें खूब सारे कंटेनर रखे हुए थे और मालवाहक एक तरीके से मतलब शिप थी ये। तो इसमें अभी आग लगी थी, काफ़ी भीषण तरीके से आग लगी थी और वो कोची कोस्ट की तरफ आ रही थी। तो इसीलिए इसको सेफगार्ड करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन भी चलाया था। ठीक, इसका नाम पूछा है आपसे, इसका नाम है MV वैन हाई 503, ये इसका नाम है। ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हो एक बार, इस तरीके से आग लगी हुई थी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन हब। ठीक है, फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन हब, नाम से देखो, थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो नाम से काफ़ी चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है। इंडिया का पहला एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ड्रोन होंगे जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में काम आते हैं। ठीक है, ऊपर से पेस्टिसाइड छिड़कना हो गया, ठीक है, मैप करना हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड को मैप करना हो गया, इस टाइप के जो काम होते हैं उनमें जो ड्रोन यूज होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और इंडिजिनस होगा, मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी होंगी वो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करेंगी ये सब चीज़ें। इसके लिए एक हब बनाया जा रहा है। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। गलत है, ये चेन्नई में बन रहा है। ठीक है, चेन्नई में होगा। इट एम्स टू प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन। बिल्कुल सही बात है, लोकल नाम से इंडिजिनाइजेशन यहाँ पे, और एग्री ड्रोन है तो एग्रीकल्चर ड्रोन ही होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय यूपीएससी। यूपीएससी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया है, किस लिए? टू कनेक्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज विद कैंडिडेट हु क्लियर्ड ऑल स्टेज ऑफ यूपीएससी एग्जाम बट नैरोली मिस द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने यूपीएससी ने एक्चुअली अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो क्या करेगी, जो कनेक्ट करेगी जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज हैं जो ऐसे बच्चों को रिक्रूट करना चाह रही हैं, जो कि यूपीएससी का जिन्होंने पेपर दिया और उन्होंने सारे स्टेज क्लियर किए लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम ना हो। ठीक है, ऐसे बच्चों को रिक्रूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रतिभा सेतु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट लिवेबल सिटी इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 कौन सी है ये? पहली बात तो रिलीज कौन करती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU उसको रिलीज करती है। और कौन सी बन गई है? ये हो बन गई है कोपेनहेगन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, कोपेनहेगन कहाँ पे? डेनमार्क में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछले 3 साल से वियना इस पोजीशन पे थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया में जो वियना है, वियना इस पोजीशन पे थी, लेकिन अब कोपेनहेगन ने ओवरटेक कर लिया, तो वो इस बार कोपेनहेगन है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विसेज ऑल वुमेन इंटरनेशनल ओपन सी सेलिंग एक्सपेडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पहला ट्राई सर्विस ऑल वुमेन, मतलब तीनों सर्विसेज से जो वुमेन होंगी, मतलब वहां पे जो वुमेन पर्सनल होंगी, तीनों सर्विसेज, मतलब तीनों सर्विसेज का मतलब क्या? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स से ऑल वुमेन, वहां से जो वुमेन थी उन्होंने इंटरनेशनल ओपन सी सेलिंग एक्सपेडिशन किया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, ये देखो ये इंडिया है, यहाँ पे कहीं सीएचएल्स है, तो मुंबई से होते हुए इनकी एक ये शिप गई और यहाँ तक सीएचएल्स गई, और सीएचएल से फिर ये वापस आई मुंबई पे चली आई। ठीक है, तो ये सेलिंग एक्सपेडिशन था इनका। अब इस पे देखो, पहली स्टेटमेंट है, द एक्सपेडिशन वाज कैरिड आउट यूजिंग नेवल वेसल INS तारिणी। गलत है ये, तारिणी नहीं, त्रिवेणी थी, इसका नाम था त्रिवेणी, INS त्रिवेणी। जो शिपिंग, जो एक तरह समझो जो शिप यूज हुई थी उसका नाम था INS त्रिवेणी, ऐसे याद करो उसको, तारिणी नाम नहीं था। द टीम सेल्ड फ्रॉम मुंबई टू पोर्ट लुइस मॉरिशस एंड देन बैक टू मुंबई। नहीं, ये गलत है, मैंने आपको बताया वो सीएचएल्स गए थे, यहाँ नहीं गए थे। ठीक है, मॉरिशस नहीं गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉट 2। सीएचएल्स में एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी उसकी? पोर्ट विक्टोरिया गए थे, फिर वापस मुंबई आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च आईबेक्स तराना 88.4 FM। ठीक है, ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अभी लॉन्च किया था, और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने किया था। और कहाँ से किया था? ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड में। जोशीमठ का नाम बदल चुका है, अब उसका नाम ज्योतिर्मठ है, जो उत्तराखंड में। और ये क्या है? ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम क्या होता है? ये एक तरीके से जो रीजनल कल्चर है, रीजनल लैंग्वेज, इन सबको प्रमोट करते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होगी ना, वो रीजनल लैंग्वेज में होगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हो रही है जोशीमठ में, तो ऑब्वियसली बात है गढ़वाली लैंग्वेज में होगी न्यूज़। और जो गढ़वाली लैंग्वेज के जो फोक ट्रेडिशन है, जैसे मान लो वो गढ़वाली गाने हैं, ठीक है, जागर ट्रेडिशन है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट होगा। ठीक, तो इसलिए ये इसका मेन काम है। अब देखो, इट इज़ अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च्ड इन लेह। गलत हो गया ना, आर्मी चीफ ने तो किया है लेकिन लेह में नहीं किया है, ये ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया है।
इट एम्स टू सपोर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज बाय इंप्रूविंग कोऑर्डिनेशन अमंग मिलिट्री पर्सनल। गलत है ना ये, मैंने आपको बताया कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो कम्युनिटी को एक तरीके से कम्युनिटी को स्ट्रेंथन कर रहा होगा, तो आर्मी पर्सनल कहाँ से आ जाएंगे उसमें, ठीक। तो ये हो गया गलत, नाइदर वन नॉट टू। ओके नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज है जो इस महीने एक्सरसाइज हुई है उनको आपको लॉन्च करना है, उनके वेन्यू से कहाँ पे वो हुई थी, ठीक है। कॉन्वेक्स 3 देखो ये हुई है रोमानिया में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ी जो न्यूक्लियर, एक तरीके से न्यूक्लियर एक्सीडेंट अगर इनकेस होता है, न्यूक्लियर लीकेज होता है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, उससे बचने के लिए ये एक्सरसाइज कई कंट्रीज ने मिलकर, ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज ने मिलकर ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई थी। कहाँ पे ये हुई है? रोमानिया में, ठीक है। न्यूक्लियर इंसिडेंट से बचने के लिए, और बचने के लिए नहीं, एक्चुअली न्यूक्लियर इंसिडेंट के समय अगर आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए सिविलियन न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है ना आपकी, पावर प्लांट्स वगैरह, अगर वहाँ पे कुछ लीकेज वूकेज हो जाए तो उस केस में कैसे रिस्पॉन्स करना है, उस पर एक्सरसाइज हुई थी। कॉन्वेक्स थी, रोमानिया में हुई थी, ठीक है। A3 करते ही देखो आपका आंसर आ जाता, ये है आंसर। लेकिन चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। एक्सरसाइज शक्ति जो है, ठीक है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई आपकी ला कैवेलरी, फ्रांस में हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज खानक्वेस्ट, एक्सरसाइज खानक्वेस्ट हुई है आपकी उलन बटार में, मंगोलिया में, ठीक है। एक्सरसाइज खानक्वेस्ट यहाँ हुई है, ठीक है। ये पीस कीपिंग जो फोर्सेज हैं उनके बीच में एक्सरसाइज हुई थी। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, ये बागपत में हुई थी। एक्चुअली ये टाइगर क्लॉ इंडिया यूएसए के बीच में हुई थी। ये नॉर्थ इंडिया में कई लोकेशन में हुई थी, लेकिन जो कंक्लूडिंग जो इसका था ना, कंक्लूड कहाँ पे हुई थी एक्सरसाइज, ये बागपत में हुई थी जो यूपी में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाव्या इनिशिएटिव के बारे में आपसे 2 स्टेटमेंट पूछे हैं, आपको बताना कौन सा सही है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गलत है। देखो नाव्या इनिशिएटिव का एक्चुअली एम ये था कि ये एडोलेसेंट लड़कियां जो होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, 16 से 18 साल की जो गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल, उनमें वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग को प्रमोट करना, वोकेशनल ट्रेनिंग को, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग को प्रमोट करना, ताकि वो आगे जाके उनको जॉब या फिर इंटरप्रेन्योरशिप, अगर उनको खुद का अपना कुछ बिजनेस करना है तो वो कर सकें, ठीक है। कहीं पर उनको जॉब लेनी हो तो वो ले सकें। तो उनके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब ये लॉन्च किसने करी थी? इसने नहीं लॉन्च करी थी, ये एक्चुअली ज्वाइंटली लॉन्च करी थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का काम ये था कि आइडेंटिफाई करती कि किन लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग देनी है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का काम ये था कि उन लड़कियों को फिर ये लोग अपने जो उनकी स्कीम चली ना कई सारी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसी के अंतर्गत उनको स्किल प्रोवाइड किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने किया था, ठीक है। तो ये हो गया गलत। द मेन एम ऑफ द इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड कर रहे थे SC ST कम्युनिटीज को, मैंने आपको उसका एम बताया, ठीक है। वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू। ओके क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे क्वेश्चन है, MLLM, ठीक है। देखो ये होता क्या है, जो चैट जीपीटी होता है, ठीक है, ग्रॉक है, चैट जीपीटी, ये सब एक्चुअली सारे के सारे LLM ही हैं। LLM क्या होता है? ये एक्चुअली AI मॉडल होते हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, उनको जनरेट कर सकते हैं और उनको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने उनको कोई फंक्शन दिया, आपने कुछ, या तो आप बोल के दोगे, या तो आप लिख के दोगे, ठीक है, या तो आप कोई क्या बोलते हैं, कोई एक इमेज वगैरह उनको दे दोगे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो तीनों तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज को पहचान सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे आपको वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। जो भी आपने उनसे क्वेरी पूछी है, जो भी आपने उनसे चीज़ पूछी है, वो रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। यही होता है LLM। और जब मल्टी मॉडल आगे लग जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग मॉडल में, जैसे टेक्स्ट में भी वो कर लेंगे, आप उनको टेक्स्ट में भी फंक्शन दे सकते हो, ठीक है, आप उनको बोल के भी दे सकते हो, स्पीच में भी दे सकते हो, ठीक है, आप उनको इमेजेस में भी दे सकते हो, ये हर तरीके को पहचान सकते हैं, ठीक। और तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, भारत जन LLM इज इंडिया फर्स्ट, इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट जिसको फंड कर रही हो, वो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि 22 इंडियन लैंग्वेज में ऑपरेट करेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रॉब्लम यही, जैसे चैट जीपीटी वगैरह में आप देखोगे तो जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना इंडिया की, हिंदी में तो फिर भी अब थोड़ा बहुत ठीक रिस्पॉन्ड देने लग गया, लेकिन और भी जो रीजनल लैंग्वेज है लोकल लेवल पे जाके, तो उनमें भी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या है, ये भारत जन LLM लॉन्च किया जा रहा है ताकि 22 इंडियन जो लैंग्वेजेस उसमें भी ये ठीक से रिस्पॉन्स कर पाए। और मेन फंक्शन इनका यही है, यहाँ पे एक्चुअली इसको ज़्यादातर ट्रेन ये किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट स्कीम वगैरह है
गवर्नमेंट स्कीम वगैरह है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोग अगर लेना चाहें तो यहाँ से जाके ले सकते हैं। यहाँ पे वो टाइप करेंगे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, कोई क्वेरी चाहिए, फॉर एग्जांपल उनको ये जानना है मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं है, हूँ इसमें, ठीक है, तो किसी स्कीम को रिलेटेड, तो वो यहाँ जाके ये क्वेरी यहाँ से जान सकते हैं। तो इस फंक्शन के लिए इसका काम ये है, ठीक। तो ये बात तो एकदम सही है। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग यूजिंग ओनली टेक्स्ट बेस्ड डेटा। गलत हो गया ना ये, देखो मैंने आपको बताया मल्टी मॉडल में नाम भी तो देखो मल्टी मॉडल लिखा हुआ है, तो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड डेटा कैसे वो रीड कर पाएंगे? ऑब्वियस बात है ना, स्पीच भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख के भी, बोल के भी, इमेज दे के भी आप उनसे रिस्पॉन्ड करवा सकते हो। और एक लैंग्वेज में नहीं करते, ये मल्टीपल लैंग्वेज में करते हैं। तो इसीलिए ये हो गया गलत और ये हो गया सही, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। सागर में सम्मान इनिशिएटिव एक था, उसके बारे में दो आपसे स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सही है। इसको लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने लॉन्च किया, बिल्कुल सही बात है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने लॉन्च किया था। इसका एम क्या था? जो इंडिया में जो वुमेन है उनका मैरीटाइम सेक्टर में, ठीक है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना इसका एम था। मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है, जैसे सेलिंग एक्सपीडिशन हो गया, ठीक है, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, प्राइवेट जो ये मरीन जो एक्टिविटीज होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर जो करती हैं, ठीक है, उन सब में क्या होता है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, इसीलिए ये इनिशिएटिव लॉन्च करी गई थी और इसलिए इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। मर्चेंट नेवी वगैरह का नाम सुना होगा ना आपने, उसमें भी वुमेन का पार्टिसिपेशन ही बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लॉन्च हुई थी, उसके बारे में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। इसको लॉन्च किसने किया था? हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाते तो भी आप सही करते थे, क्योंकि देखो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है और राजीव गांधी कांग्रेस के ही थे। तो हिमाचल प्रदेश ठीक है, सही लग रहा, साउंड सही कर रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। अब यहीं पे अगर यूपी हो जाता तो गलत हो जाता ना, राजीव गांधी के नाम पे क्यों करेंगे यूपी में, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है। दूसरी बात ये, इट एम्स टू प्रमोट इंडस्ट्रियल प्लांटेशन ऑफ टीक एंड यूकेलिप्टस फॉर टिम्बर एक्सपोर्ट। बिल्कुल गलत बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ। यूकेलिप्टस बायोलॉजिकल डिजास्टर है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता है, ग्राउंड वाटर सोखता है, इसलिए आप कोई प्रमोट नहीं करता यूकेलिप्टस को। तो ऐसे भी ये आप गलत है, आपको नहीं पता होता ना तो भी आप इसको गलत मार्क कर सकते थे कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। एक्चुअली ये फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स जो जैसे बैरन लैंड पे, हिमाचल प्रदेश में जो भी बैरन लैंड है, ठीक है, पहाड़ी राज्य है, तो पहाड़ी राज्य पे कई जगह ऐसे होंगे, कई पहाड़ ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैरन लैंड होगा, तो वहाँ पे इनका प्रयास ये है कि यहाँ पे एक काम करो, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लगाओ। उससे क्या होगा, कम्युनिटी को भी फायदा होगा, फ्रूट्स मिलेंगे वहाँ से, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे एप्पल बहुत उगाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, उसके साथ साथ डिग्रेडेड लैंड पे आपने ग्रीनरी भी बढ़ा दी, तो ओवरऑल स्टेट में भी ग्रीनरी बढ़ेगी। ये इसका मेन मोटिव था। तो इसका आंसर है सॉरी, इसका आंसर क्या हो गया यार? हाँ, ए ओनली, ठीक है, दूसरा गलत है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जय हिंद स्कीम लॉन्च करी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च करी है एक्चुअली, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी एक स्कीम लॉन्च कर रही है। उसका एम क्या था? उसका सिंपल सा एम ये था कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स देंगे शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स देंगे शेड्यूल। एक्चुअली इसका दो एम था, एक तो कंप्यूटर स्किल्स देंगे शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को, और दूसरा इनको CUET पेपर के लिए तैयार करेंगे, ठीक है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, उसके लिए भी इनको तैयार करेंगे, ठीक है, ताकि इनकी हायर एजुकेशन में एक्सेस इनका बढ़ाया जा सके, ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन ले पाए। ये मेन इसका एम है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं। विद्या शक्ति इनिशिएटिव के बारे में, इट हैज बीन लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, ये एकदम सही बात है, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, विद्या शक्ति इनिशिएटिव। दूसरी बात ये है, इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू मेरिटोरियस कॉलेज स्टूडेंट। नहीं, ये इस चीज़ गलत है। एक्चुअली ये रेमेडियल टीचिंग इनिशिएटिव था। रेमेडियल टीचिंग इनिशिएटिव का मतलब ये है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको लगातार क्लासेस दी जा रही, सिर्फ और सिर्फ रेमेडी के तौर पे दी जाएंगी, ठीक है। किसी बच्चे का अगर एक पर्टिकुलर चीज़ वीक है तो उसको बस उसी पे ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। तो ये इसका एम था, तो ये हो गया गलत। इस टाइप के क्वेश्चन देखो बहुत आए हैं इस बार यूपी पीसीएस में, जहाँ पे आपसे एक तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम पूछ लिया और दूसरे स्टेटमेंट में उसका एम क्या था वो पूछ लिया, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। आप समझो बात को थोड़ा सा, बस कोई भी इनिशिएटिव ऐसी उसकी दो बातें आप देख के जाओ, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट या कौन से ऑर्गेनाइजेशन उसको लॉन्च कर रही है और एग्जैक्टली उसका एम क्या था। एटलीस्ट इतनी दो बातें तो आप देख के जाओ पेपर में इस बार के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपसे सीधे पूछ सकते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकालता कौन है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक थी 71। रैंक आपको पता होनी चाहिए इंडिया की। पिछली बार से रैंक ड्रॉप करी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आपको इवेंट, एक तरफ इवेंट दिए हुए हैं और एक तरफ वेन्यू, कहाँ पे वो इवेंट हुआ है या फिर वो समिट कहाँ पे हुई है, आपको ऐसे उनको मैच करना है। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट कहाँ हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट ये होगी न्यू दिल्ली में। ठीक, फिर हेलीकॉप्टर एंड स्मार्ट एयरक्राफ्ट समिट ये कहाँ पे? ये हो रही है मुंबई में। ठीक, ये हो गया मुंबई में। 25th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल, ठीक है, बनारस, ये बनारस में। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 ये कहाँ पे? ये देहरादून में हुआ। ठीक, अब इसमें कुछ बताने लायक नहीं, आपको याद करने पड़ेंगे सीधे कहाँ पे हुआ है। अच्छा नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली लॉन्च धरती आबा जन भागीदारी अभियान इज नॉट करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा ये ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया था। प्रोग्राम नहीं, ट्राइबल आउटरीच इनिशिएटिव या अभियान जिसको बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी तक का ट्राइबल आउटरीच का मतलब ये कि ट्राइबल से डायरेक्टली जाकर कनेक्ट करना। ठीक, इसमें क्या था एक्चुअली, सिंपल से इसका पहले ऑब्जेक्टिव देख लो। इसमें क्या था कि ट्राइबल्स के घर घर जाके, जो भी ट्राइबल, जो जनजाति पॉपुलेशन, जो आदिवासी लोग हैं, उनके घर पे जाके उनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करना था। फॉर एग्जांपल मान लो अभी किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, कि कोई जो ट्राइबल ये क्या बोलते हैं उसको आदिवासी जो है, उनका अगर किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पर्सनल सीधे उनके घर पे जाएंगे और वहां पे उनका आधार कार्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यही था इसका, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। ओके, इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक, दूसरी बात, इट इज द लार्जेस्ट एवर ट्राइबल आउटरीच इनिशिएटिव इंडिया, ये भी एकदम सही है। तीसरा, इट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 15 से 30 जून। ठीक है, ये 15 दिन तक ये अभियान चला था। इन 15 दिन तक लोग ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स घर घर जाके उनको ये गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। इट वॉज लॉन्च विद स्पेसिफिक एम ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री रेजिडेंशियल स्कूलिंग टू ट्राइबल चिल्ड्रन इन पीवीटीजी एरिया। देखो ये गलत है, पीवीटी ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ पीवीटीजीज एरिया में जाके फ्री रेजिडेंशियल। पीवीटीजीज कौन होते हैं? वो एक्चुअली ट्राइब्स में भी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब है वो पीवीटीजीज में लाई करती हैं। ठीक है, वो पीवीटीजीज में लाई करती, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये एक्चुअली सारे ट्राइब्स के लिए था और वहां पे स्पेसिफिकली एम जो था मैंने आपको बताया, ये एम इसका नहीं था, तो ये आंसर हो गया गलत। ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 10वां, ये रैंक है। और ये रैंक इंडिया का, ठीक है, अभी भी अच्छी रैंक में आता है, इंडिया बेटर रैंक में आता है। इनफैक्ट उसकी कैटेगरी एक बार देख लेते हैं नीचे, कैटेगरी टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी में इंडिया लाई करता है। लेकिन एक बात ये भी आप समझो, पिछली बार से रैंक डिक्रीज हुई है। लास्ट ईयर तक ये रैंक थी 7th इंडिया की। ठीक, और इस बार वो 10th हो गई है। टॉप रैंक किसकी है? डेनमार्क की है, यहाँ देखो लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स पे है, जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, टू मेजर जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज अक्रॉस कंट्रीज। अब ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, तो इतना पार्ट तो जनरल है, ये आपको पता होना चाहिए था, और ये पार्ट जनरल है, तो ये तो सही है। इंडिया रैंक्ड 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज शोइंग इंप्रूवमेंट फ्रॉम द लास्ट ईयर। ठीक है, इनके हिसाब से इंडिया ने इंप्रूव किया है, ऐसा नहीं है। देखो इंडिया की रैंक है 131 और ये लास्ट ईयर से डिक्रीज हुई है। ठीक है, इंडिया की रैंक लास्ट ईयर से डिक्रीज हुई है। ठीक है, और रैंक 131 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G7 समिट 2025। G7 समिट जो हुई है 2025 में, इंपॉर्टेंट है। ये हुई है अपुलिया, इटली में नहीं हुई है, ये शायद पिछली बार हुई थी यहाँ पे। एक बार पिछली बार का देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार जो हुई है वो यहाँ हुई है, कनानासिस, कनाडा में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेटेड इन द G7 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी आपको याद होगा इटली में भी जब हुई थी, तो उसके पहले भी एक बार बस, शायद नहीं, पिछले 2-3 साल की अगर बात करो तो शायद एक बार बस इनको नहीं बुलाया गया, बाकी हर बार इनको बुलाया गया G7 समिट में। ठीक है, तो ये गेस्ट नेशन की तरह इंडिया पार्टिसिपेट करता है इसमें। ठीक है, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, इंडिया G7 में एज अ गेस्ट नेशन पार्टिसिपेट करता है, और ये पहली बार नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो दोनों स्टेटमेंट हो गया गलत।
अच्छा नेक्स्ट देखो, which one of the following statement regarding state of world population report 2025 is not correct। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये आप बहुत डिटेल में अच्छे से करके जाना, मंथली मैगजीन मैंने इसको डिटेल में कवर किया, वहां पे आप जाके इसको देखना जरूर। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, पहली बात तो ये निकालती कौन है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड निकालती है, ठीक है। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, ये निकालती कौन है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। इस रिपोर्ट का टाइटल ये था, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस ये एक्चुअली है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं अभी बता देता हूँ आपको। रियल फर्टिलिटी क्राइसिस का मतलब ये था कि इनके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ओवर पॉपुलेशन, मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ना तो ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ना अंडर पॉपुलेशन, मतलब ना ज्यादा जनसंख्या ना कम जनसंख्या, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम, मतलब मेन प्रॉब्लम जो है वो है रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इसका मतलब ये है कि जो भी कपल जितने बच्चे पैदा करना चाह रहा है, कम ज्यादा जो भी हो, वो उतने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो उतने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन ये है, इसलिए नहीं पैदा कर पा रहा है क्योंकि या तो उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जो बच्चों को सपोर्ट कर पाए, और बच्चों की एजुकेशन वगैरह भी इतनी महंगी हो गई है, ठीक है, इस वजह से भी नहीं कर पा रहा है। तो एक तरीके से यही रियल फर्टिलिटी क्राइसिस है कि जितने कपल बच्चे चाहता है वो उतने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा। तो इनके हिसाब से ये है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इन्होंने इस बात पे फोकस किया है, रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। अच्छा नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज इंक्रीज टू 9.2 बिलियन ड्यू टू हाई ग्रोथ रेट इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये गलत है, देखो यहीं से गलत हो गया, ये 8.2 बिलियन है, 9.2 बिलियन नहीं है। इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.46 बिलियन, सही है, मेकिंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इंडिया चाइना को ओवरटेक कर चुका है। अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ रहती है, इंडिया में रहती है, ठीक। इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, देखो करंट अफेयर्स की मैगजीन जरूर पढ़ो, जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, वो भी फ्री में है, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हम कवर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि एक न्यूज़ में और भी चीज़ें होती हैं, अब सारी चीज़ें वो क्वेश्चन में कवर नहीं हो सकती, और ठीक है मैं उसके अराउंड कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। लेकिन ओवरऑल जब आप एक कोई करंट अफेयर का टॉपिक है, जब उसको डिटेल में देखते हो ना, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, और भी कई सारे उसमें फैक्ट होते हैं जो आपके दिमाग में रिटेन रहते हैं। इसीलिए पहले आप हमेशा करंट अफेयर की मैगजीन मेरे हिसाब से पढ़ो, उसके बाद आके सवाल लगाओ, तो एक बहुत बेटर प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी सवाल लगाने की। और उसके पहले क्योंकि आपने मैगजीन अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आपका होलिस्टिक कवरेज भी हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेसेस इन न्यूज और उनकी लोकेशन बताएं। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर साउथ एशिया रीजनल सेंटर, ये कहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, ये आपका बनाया जा रहा है आगरा में, इसलिए इंपॉर्टेंट। देखो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है कहाँ पे, वैसे लीमा में, जो पेरू में है। उसका जो साउथ एशिया का जो रीजनल सेंटर बनेगा ना, ये हर एक जैसे पोटैटो सेंटर वहाँ पे लीमा में, इनके अलग अलग क्या बोलते हैं अलग अलग लोकेशन पे रीजनल सेंटर होंगे, तो साउथ एशिया में एक बनाने जा रहे हैं ये रीजनल सेंटर, वो कहाँ बनेगा, वो आगरा में बनेगा। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये कहाँ बनेगा, ये हैदराबाद में बनेगा। सलखान फॉसिल पार्क कहाँ है, सोनभद्र में है, ठीक है। इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया अभी, इसीलिए न्यूज में चल रहा था। नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर कहाँ बन रहा है, कहाँ बनेगा ना, निजामाबाद तेलंगाना में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए थी। तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग जो होती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 पे है, जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट को रैंक करता है, उस पे एक्चुअली ये रैंक किस पे करता है, ये इस पे रैंक करता है कि जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो यूएन सस्टेनेबल जो गोल्स है ना, एसडीजी गोल्स जो है, एक मिनट ये थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, ओके, यूएन सस्टेनेबल गोल्स जो होते हैं, यूएन एसडीजीज जो होते हैं ना,
उनको प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रहे हैं उस पर काम होता है कि मतलब वहाँ पे स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन हो, क्योंकि देखो क्वालिटी एजुकेशन हो गया, जेंडर हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, ये सब क्या है, ये सब एसडीजी गोल के पार्ट है ना। तो यूनिवर्सिटीज़ इन पे कितना अच्छा काम कर रही है, इस क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी है कि नहीं, बच्चों मतलब जो भी एडमिशन हो रहा है उसमें लड़कियों का अनुपात ठीक है कि नहीं है, क्लाइमेट एक्शन रिलेटेड उनकी एनर्जी कहाँ से जनरेट हो रही है, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो सब कहाँ से जनरेट हो रही है, इन सब पे वो रैंक करती है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे इंडिया की तरफ से सबसे हाईएस्ट रैंक किसकी थी, इसकी थी अमृता विश्व विद्यापीठम जो तमिलनाडु में, इंडिया की तरफ से सबसे टॉप रैंक किसकी थी। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखो टॉप 4 में 4 इंस्टीट्यूट थी इंडिया से, एक ये थी अमृता, एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एक जेएसएस एकेडमी और एक शूलिनी शूलिनी यूनिवर्सिटी है जो कि हिमाचल में है, ये नहीं थी उसमें, ठीक, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट असेंबली अभी इसकी हुई है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए 2025 की पहली असेंबली हुई है, ठीक है। ये जो आईबीसीए ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही होगा, ठीक। अब इसकी पहली असेंबली हुई थी जहाँ पे जो भी मेंबर कंट्रीज थे वो बैठे होंगे, तो वो असेंबली कहाँ हुई है, वो हुई है न्यू दिल्ली में, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, नहीं, इसको जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ये इन्वायरमेंट है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसको चेयर किया था, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। इसका आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। नेक्स्ट देखते हैं। 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीडीआरआई, देखो सीडीआरआई जो है ना, सीडीआरआई वो भी इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया ने 2019 में सीडीआरआई को इनिशिएट किया था। अच्छा, अब इस पे देखो इसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन फ्रांस मार्किंग द फर्स्ट टाइम द कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन यूरोप, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहली बार क्या हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, और यूरोप में कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। यूरोपियन यूनियन ज्वाइन द कोलिशन फॉर डिजास्टर फॉर कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, नहीं, यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन नहीं किया था इसमें। जो सीडीआरआई का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ना 2025 में, जो यहाँ फ्रांस में हुआ है, यहाँ पे ईयू ने ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन किया है, एयू ने, अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन किया है सीडीआरआई को, ठीक है। सीडीआरआई क्या है, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक्चुअली डिजास्टर का इम्पैक्ट कम पड़े इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होते हैं ना उनको प्रमोट किया जाए। आप बिल्डिंग इस टाइप की बनाओ कि इम्पैक्ट कम हो, ठीक है। फिर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, ये होने चाहिए हर जगह पे ताकि पहले से अवगत कराया जा सके, तो यही सब चीज़ों पे काम करती है ये चीज़, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वॉल्केनो इरप्शन हुए हैं जो जून में, उनको आपको लोकेशन से मैच करना है कहाँ पे कौन सा हुआ है, ठीक। तो माउंट इटना कहाँ है, ये सिसली इटली में है। माउंट लाकी लाकी ये कहाँ पे, ये आपका है इंडोनेशिया में, और किलौआ हवाई में, ठीक। बस नाम है, अब इसको याद करना है और कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिरसा मुंडा देखो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी भी इस साल होगी जो 15 नवंबर को होगी, और अभी जून में क्या था, इनकी 125th डेथ एनिवर्सरी भी थी, ठीक है, जून 9 जून 2025 उनकी 125th डेथ एनिवर्सरी भी थी, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बिरसा मुंडा's birthday on 15 नवंबर is celebrated as जनजातीय गौरव दिवस since 2024, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि, ठीक है, 15 नवंबर जो इनका बर्थडे होता है उसको जनजातीय गौरव दिवस की तरह सेलिब्रेट तो किया जाता है, लेकिन ये 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, 2024 से नहीं, 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसीलिए ये चीज़ गलत हो गई। बिरसा मुंडा वॉज अ ट्राइबल लीडर हु फॉट फॉर लैंड राइट्स एंड लेड द उलगुलन रिबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो मुंडा रिबिलियन का दूसरा नाम उलगुलन रिबिलियन भी है, जो इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो ये मूवमेंट चलाया था, तो ये बात भी एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही। अच्छा देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी बातें आपको और पता होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं को धरती आबा बोला गया, जो अभी आपने ऊपर देखा था ना, धरती आबा जन भागीदारी अभियान जो लॉन्च हुआ था, वो भी एक्चुअली धरती आबा कौन है, वो बिरसा मुंडा ही है, उन्हीं का नाम है धरती आबा। धरती आबा का मतलब है फादर ऑफ अर्थ, ठीक है। उनको ट्राइबल भगवान भी बुलाते हैं, ठीक। उन्होंने उलगुलन मूवमेंट मैंने आपको बताई कि जो मुंडा रेबिलियन था वो उन्होंने किया था, और कब किया था ये, 1899 से 1900, ठीक है, ये पीरियड था मुंडा रेबिलियन का, ठीक है। मुंडा रेबिलियन में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लेंडर थे, उनके अगेंस्ट रेबिलियन हुआ था। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, इनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी भी आपको पता होनी चाहिए, वो नीचे मेंशन है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो लीडर है और वो किस पोस्ट पे अभी इलेक्ट हुए उससे आपको मैच करना है। पहले देखिए लुइस मॉन्टेनिग्रो
ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल इस पोस्ट पे हुए हैं। करोल नरोकी, ये प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड इस पोस्ट पे हुए हैं। ली जॉ म्योंग, ठीक है, बहुत टफ नाम है यार ये भूल पाना। ली जॉ म्योंग जो है ये हुए हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। और ओंग यू बैक, ये फर्स्ट सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर साउथ कोरिया के। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पहली बार कोई सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर बन रहा साउथ कोरिया में। इसके पहले ये पोस्ट जो थी डिफेंस मिनिस्टर की जो पोस्ट थी ये आर्मी पर्सनल ऑक्यूपाई करते थे, इसीलिए इसको डाला गया है यहाँ पे। ठीक है, आप देखो कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं डाल दी जाएगी कि उसका कोई पर्पज़ नहीं, बस हमने क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका रीज़न होगा कोई ना कोई इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following did not receive the Global Leadership Award for US India Strategic Partnership Forum? ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है ये जो देती है, इस ये अवार्ड इनमें से किसको नहीं मिला है। ठीक, कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है इनको मिला है। अरविंद कृष्णा जो चेयरमैन ऑफ आईबीएम है इनको भी मिला है। तोशियाकी हिगाशिरा, ठीक है, इनको भी मिला है जो कि हिटाची ग्रुप के चेयरमैन है इनको मिला है। सत्य नंडेला को नहीं मिला है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। जूरी प्राइज फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म एट एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 किसको मिला है। देखो ये काफ़ी रेप्यूटेड जो एनिमेशन मूवीज होती है ना उन पे ये फेस्टिवल काफ़ी रेप्यूटेड फेस्टिवल है। उसमें देखो जूरी प्राइज बेस्ट कमीशन फिल्म के लिए किसको मिला है, वो इंडियन एक फिल्म है देसी ऊन, इसको मिला है। ठीक है, इसको किसने डायरेक्ट किया था, सुरेश अरियट ने, इन्होंने डायरेक्ट किया था इसको। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस पर आने के चांस ज़्यादा। नाम क्या है उस फिल्म का, उसका नाम था देसी ऊन। देखो ये फोटो आप देखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ये ऊन से ही बनी हुई पूरी, ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ ऊन से ही बना हुआ है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच क्रिकेटर्स ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये किसकी बायोग्राफी, अभी शिखर धवन ने लॉन्च करी अपनी ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद लिखी है इन्होंने बुक। ठीक है, शिखर धवन ने। नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is the name of new trophy representing all test series between England and India? देखो अभी तक क्या होता था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो भी टेस्ट सीरीज होती थी ना, ये क्रिकेट की बात चल रही है। ठीक है, देखो जो भी टेस्ट सीरीज होती थी उसमें अगर वो टेस्ट सीरीज इंडिया और इंग्लैंड की अगर इंडिया में होती थी तो उसका नाम होता था एंथोनी डिमेलो ट्रॉफी। ठीक है, उसका नाम एंथनी डिमेलो। और जब वही टेस्ट सीरीज इंडिया और इंग्लैंड की जब इंग्लैंड में होती थी तब उसको पटौदी ट्रॉफी बुलाता था। लेकिन अब क्या किया गया, अब ये चीज़ हटा दी गई है। अब कोई भी टेस्ट सीरीज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होगी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंग्लैंड में हो, उसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी होगा। तो अभी जो इंडिया ने विजिट किया था ना इंग्लैंड में, जो 5 टेस्ट मैच थे जो 2-2 से ड्रॉ हुआ है, वो पहली बार इस नाम से ट्रॉफी खेली गई थी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री डस कार्लोस अल्कराज द विनर ऑफ 2025 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल रिप्रेजेंट। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, जो फ्रेंच ओपन अभी हुआ था इन्होंने जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। ठीक है, अब इसमें देखो फ्रेंच ओपन के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। विनर कार्लोस अल्कराज थे जो स्पेन के थे। किसको हराया था ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जेनिक सिनर को हराया था। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अभी तक के फ्रेंच ओपन का सबसे लॉन्गेस्ट फाइनल हुआ है। ठीक है, और वुमेन का भी आप देख लो, कोको गॉफ जो यूएसए की वो जीती है, किसको हराया, आर्याना सबलेंका को हराया। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। पहली बार हो रहा है ये हॉकी इंडिया मास्टर्स कप, पहली बार हुआ है। तो ये इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है। पहली बार हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये एक्चुअली चेन्नई में होगा ये, सॉरी हुआ है ये। ठीक, और महाराष्ट्र वन द मेंस कैटेगरी इन द टूर्नामेंट, गलत है, तमिलनाडु नहीं जीता। इसलिए देखो आसान याद करना भी आसान है, सब कुछ चेन्नई या तमिलनाडु से रिलेटेड है। चेन्नई में हुआ और जीती भी तमिलनाडु। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द मास्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हेल्ड इन बिहार। गज सिम्हा, जो अभी यूथ गेम्स हुए ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में, उसका मास्कट क्या था, गज सिम्हा। ये इमेज देखो, गज मतलब हाथी और सिम्हा मतलब शेर, उसी का मिक्सचर है। देखो सूढ़ देखो ये निकली हुई है और बाल देखो शेर जैसे। ठीक है, बाकी डिटेल हमने कवर किया हुआ है मे वाले एडिशन में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप चेस प्लेयर, इज नॉट अ टॉप चेस प्लेयर। अच्छा, ये टॉप लिखने की जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा गलत हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ चेस प्लेयर होना चाहिए। तो देखो डी गुकेश हैं, चेस प्लेयर हैं। ठीक है, पता ही होगा आपको, अभी इनफैक्ट वो नॉर्वे ओपन में इन्होंने उनको हराया भी था। ठीक है, मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, प्रागनंदा ने भी एक टूर्नामेंट जीता था एग्जैक्टली, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है।
यूजेड चेस शायद करके नाम था, उसको आप देख लेना। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी, ठीक है, ये भी चेस प्लेयर हैं। ये चेस प्लेयर नहीं है। मुरली श्रीशंकर, ये चेस प्लेयर नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग जंपर है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम। टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम एक लॉन्च करी गई है, इस पे स्टेटमेंट है। इसको किसने लॉन्च किया? इट इज लॉन्च बाय ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। बिल्कुल सही बात है, चेस फेडरेशन लॉन्च किया। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू यंग टैलेंटेड इंडियन चेस प्लेयर। बिल्कुल सही बात है, जो भी टैलेंटेड यंग इंडियन चेस प्लेयर है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ताकि वो अपने करियर में आगे प्रोग्रेस कर पाए। ठीक है, ये इसका एम है। Which of the following statement about World Para Athletics Championship 2025 is not correct? देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया में होने वाला है। ठीक है, इसीलिए देखो कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उनको फिर कवरेज भी आपको उस हिसाब से करना चाहिए उसका। द मास्केट फॉर द इवेंट इज विराज। देखो ये विराज नीचे बना हुआ है। विराज मतलब ये देखो एक हाथी है और हाथी का जो एक पैर है वो प्रोस्थेटिक है। ठीक है, जो दिव्यांगजन जो होते हैं जिनके पैर में कोई दिक्कत होती है तो वहां पे ये प्रोस्थेटिक लेग यूज होता है। ठीक, तो उसी को एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है ये चीज। द मास्केट फॉर द इवेंट इज विराज। बिल्कुल सही बात है। द चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। ठीक है, यहीं पे होगा, सारे मैचेस यहीं पे होंगे। इंडिया विल होस्ट द चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पहली बार ये चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडिया में होने वाली। द इवेंट विल टेक प्लेस इन दिसंबर 2025। देखो ये गलत है, दिसंबर 2025 में नहीं। देखो शेड्यूल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गलत है। ये थोड़ा मेजर इवेंट था इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पता भी होना चाहिए। इसलिए हमने क्वेश्चन भी ऐसा बनाया कि थोड़ा डिटेल चीज आपका टेस्ट हो सके उस क्वेश्चन में। दिसंबर में नहीं होगा, ये सितंबर से अक्टूबर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। द थीम फॉर 2025 वाज सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ये पिछले साल का थीम था। इस साल का जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये थीम था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मैच करना है आपको, दिन के नाम दिए हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछे हैं तो हमने भी इसको इंक्लूड किया है। सारे दिन नहीं याद करने होते, जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को आप याद करो। तो इसमें आप देखो पहला क्या है, वर्ल्ड ओशंस डे। वर्ल्ड ओशंस डे आपको मैच करना है। तो वर्ल्ड ओशंस डे कब होता है? ये होता है आपका 8 जून को। 8 जून को होता है। A3 करते तो ये चला जाता, ये चला जाता, बचे ये दो। अब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को होता है। ठीक है, 20 जून को होता है। चलो ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता तो थोड़ा इजी ऑप्शन से देखते हैं। जैसे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, ये वाला मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए था। ये वाला था C2, 17 जून को होता है ये। अगर देखो C2 ये आपको पता होता तो आपका आंसर आ जाता। ये रहा आंसर। ठीक, तो इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हो उनको। सारे नहीं याद करने होते, जो थोड़े इंपॉर्टेंट बस उन्हीं को याद करना, उससे काम उसी से हैंडल करने की कोशिश करना। उसके बाहर अगर नहीं आता है तो छोड़ दो ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 इज नॉट करेक्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 11th हुआ था, ठीक है, इस साल एक्चुअली 10 साल पूरे हुए हैं सेलिब्रेशन, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसके बारे में नॉट करेक्ट आपको बताना है, इसलिए थोड़ा इसको क्वेश्चन भी ऐसा बनाया गया है कि आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में चीजें टेस्ट हो पाए। ठीक है, इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। ठीक है, हर साल 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है। देखो ये नेशनल डे की बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। द 2025 थीम वॉज योगा फॉर ग्लोबल पीस। ठीक है, ये गलत है, इसकी थीम ये नहीं थी। इसकी थीम जो थी वो ये थी आपकी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, योग संगम इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एट 1 लाख लोकेशन। बिल्कुल सही बात है। ये योग संगम इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ना, उसमें वाई से योगा है। ठीक, तो योगा से रिलेटेड काम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही देखेगी, तो उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, योगा संगम इनिशिएटिव। उसका पर्पज ये था कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को 1 लाख लोकेशन पे इंडिया में, मतलब एक बहुत ही वाइड स्प्रेड तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 1 लाख लोकेशन पे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये इसका एम था। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक और इनिशिएटिव चालू किया था, योग बंधन इनिशिएटिव। और इसका काम क्या था कि दूसरे कंट्रीज से, 15 कंट्रीज से योग एम्बेसडर इंडिया में बुलाए जाएंगे, और उनको ट्रेन विन किया जाएगा योगा के बारे में। इतनी बात आपको उसमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर विच डेट टू बी ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। ठीक है, देखो अभी यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि अब हम लोग हर साल
4 दिसंबर को, हर साल 4 दिसंबर को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोएसिव मेजर्स। ठीक है, ये 2025 से स्टार्ट होगा, इस साल पहली बार सेलिब्रेट होगा 4 दिसंबर को। इसका मतलब ये है कि देखो नॉर्मली क्या होती है, एक प्रोसेस ये है कि यूएनएससी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है दूसरी कंट्री के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह यूएनएससी लगा सकता है। लेकिन आप कुछ कंट्रीज को देखो, जैसे यूएसए को देखो, यूएसए क्या करती है, ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन अपने आप लगा देती है। ठीक है, उसको कोई मतलब ही नहीं, यूएन और उसकी बॉडी से कोई मतलब नहीं, वो अपने आप ही यूनिलैटरली मतलब खुद इकलौती कंट्री अपने आप ही ये काम कर रही है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें ना हो, इसी सब चीज़ों के अगेंस्ट जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कोर्सिव यूनिवर्सल कोर्सिव मेजर ये सेलिब्रेट किया जाएगा 4 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 29 जून टू ऑनर विच एमिनेंट पर्सनालिटी। ठीक है, देखो स्टैटिस्टिक्स में पीसी महालनोबिस का बहुत ज़्यादा योगदान है। इनफैक्ट इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इन्हीं की रिकमेंडेशन पे बना था। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं के बर्थडे पे इनको ऑनर करने के लिए 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 29 जून की बर्थ एनिवर्सरी मार्क करती है, तो 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल बात ये थी, हमने सारे जून महीने तक के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, काफ़ी एग्जॉस्टिव कवरेज रहा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने कवर करी हैं। लेकिन मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा, आप मंथली मैगजीन भी देखा करो, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगी फ्री में। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ ये बोलूँगा, हमने 2024 की इन डेप्थ एनालिसिस पूरे पेपर की करी है। तो जो बच्चे, दो स्टूडेंट इस बार का पेपर दे रहे हैं 2025 का यूपीपीसीएस का पेपर, वो एक बार वो पूरी पूरी एनालिसिस आप देखो, वो सब्जेक्ट वाइज मैंने पूरी एनालाइज करी है। तो उसमें क्या होगा, जब आप उस सब्जेक्ट को, जैसे मान लो फिजिक्स की वहाँ पे एनालिसिस दिए हुए हैं क्वेश्चन के, तो एक बार आप उस एनालिसिस को देखो, उसके बाद आप फिजिक्स में जो भी आपको पढ़ना है वो चीज़ पढ़ो। उससे क्या होगा, फिजिक्स या पॉलिटी, आप समझो पॉलिटी एग्जाम्पल में ले लो, उससे क्या होगा कि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि अगर पेपर ऐसा बना 2024 में, तो मेरे को अपनी स्टडी उसके अराउंड ऐसे रखनी है। ठीक है, बहुत ही इन डेप्थ तरीके से हमने उसको कवर किया है कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या था, कोई ट्रिक इन्वॉल्व थी तो हमने ट्रिक पे भी, या फिर उसमें स्मार्टली कैसे हैंडल कर सकते थे क्वेश्चन को, उस पर बात किया है। फिर उसके बाद ये भी देखा है कि ये अगर इस बार पूछा गया तो अगली बार कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। ठीक, तो उसको आप जरूर देखो। मंथली मैगजीन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे हम और भी चीज़ें धीरे धीरे करके लॉन्च कर रहे हैं। ये फ्री में मंथली मैगजीन और ये इसकी पीडीएफ, एमसीक्यू की पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फाइनली मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।